अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीफ शाहिद। तो टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक सिंपल है, जनरेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरेशंस के बारे में आपने सुना ही होगा लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम जनरेशन को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप वो वीडियो आपने देखी होगी और उसके अंदर मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर कि जनरेशंस आगे जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, किसके अंदर? जनरेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स फर्दर डू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एवरीवन आप यहाँ देख सकते हैं मैंने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर निकाला हुआ है, सेकंड जनरेशन निकाला हुआ है। यहाँ पे ये पेज है, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 5 पर ये मौजूद है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक एरा सबसे पहले मैं बता दूँ उसके बारे में, जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कंप्यूटर आपको नज़र आते हैं हम उसको किस में डिस्कस करते हैं? जनरेशन्स के अंदर डिस्कस करते हैं, जो नॉर्मली दीगर कामों के लिए हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा आगे, वो लिखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 to 1956। लेकिन ये पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, वो क्या है? जनरेशन्स। जनरेशन से मुराद देखें, दो तरह की जनरेशन होती हैं। एक होती है हम लोग कंप्यूटर को नाप रहे होते हैं, जनरेशन होती है। एक होती है लैपटॉप वाली जनरेशन। मैं लैपटॉप वाली जनरेशन की बात नहीं कर रहा अभी, वो कोर टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, उसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें हम कंप्यूटर को देखेंगे कि कंप्यूटर पहले उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी और कितना फास्ट था कंप्यूटर, स्मॉलर था, चीपर था, सही है, या एक्सपेंसिव था। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर अब देखने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन के अंदर। इसके बहुत रिलेटिव सी या एक बहुत ईजिली सी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। वो एग्जाम्पल ये है मेरे पास। यहाँ मैंने एक मार्कर लेना है, सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आपको आई होप ये नज़र आ रहा होगा अच्छी तरीके से, कोई इशू नहीं होगा आपको इसके अंदर। Zong 4G, मैंने इसका क्या लिखा है? Zong 4G। आप ये तो जानते हैं कि Zong कौन सी कंपनी है? एक नेटवर्किंग की कंपनी है, नेटवर्क की कंपनी है जिसकी हम सिम्स वगैरह भी यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर। तो वो जो Zong है, सही है, उसके साथ आप अक्सर देखते होंगे कि लिखा हुआ है Zong 4G। Zong 4G क्यों लिखा हुआ होता है? Zong 4G इसलिए लिखा हुआ होता है कि इस वक्त कौन सी जनरेशन चल रही है? 4th जनरेशन। जाहिर सी बात है 4th जनरेशन चल रही है। इंटरनेट की स्पीड कैसी है हमारे पास? बहुत अच्छी स्पीड है। तो स्पीड हमारे पास बहुत ज़बरदस्त है आज के दौर में, और बहुत सारे यूज़र्स भी मौजूद हैं, यानी कि बहुत सारे लोग इंटरनेट भी यूज़ करते हैं और स्पीड भी है उसकी काफ़ी। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि फ़र्स्ट जनरेशन, यानी कि अगर मैं ये लिखूँ Zong 1G, तो उसकी इतनी स्पीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है तो जाहिर सी बात है उस वक्त तो इंटरनेट का इतना कोई ज़्यादा जिक्र भी नहीं था, तो स्पीड भी नहीं होगी। तो इस लिहाज से आप समझोगे ना तो शायद आपको जनरेशन समझना बहुत ईजी हो जाए। तो चले फर्स्ट जनरेशन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से लेके 1956 तक हमारे पास चली, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कब से लेके कब तक चली? 1940 से 1956 तक। ये बात आप याद रखिएगा, कब से लेके चली कब तक? 1940 से लेके 1956 तक ये ख़त्म हो गई। 1956 पे जाके ख़त्म हो गई, 1940 से स्टार्ट हुई और 1956 पे जाके एंड ऑफ द टाइम हो गई। बात समझ में आ रही है? ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये MCQs में पूछा जा सकता है, MCQs में पूछा जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट जनरेशन का जो है, नंबर 2 पॉइंट ये है कि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त, वैक्यूम ट्यूब्स। फिक नंबर 1.9 के अंदर आप देख रहे हो वैक्यूम ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं। वैक्यूम ट्यूब जो है ये किस में यूज़ होती थी? फर्स्ट जनरेशन के अंदर यूज़ होती थी। इसके कुछ डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, जैसे आज के दौर में अगर मैं 4G की बात करूं तो IBM आता है हमारे पास, Lenovo आता है, उसी का Lenovo है, Dell यूज़ करते हैं, हम HP यूज़ करते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो डिफरेंट थे, उनके नाम भी डिफरेंट थे और काम भी डिफरेंट थे। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, सही है। इसका नाम क्या है? ENIAC
और दूसरे का नाम क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको हम UNIVAC भी कह रहे हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, आगे लिखा हुआ भी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा इन कंप्यूटर सिस्टम्स में कौन सा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, उसका नाम था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम दूसरे चैप्टर में जाके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको समझने में आसानी होगी कि ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होता था। ये दर हकीकत पुराने सिस्टम्स में यूज़ होता था। तो जाहिर सी बात है मैंने आपको इसलिए ये चीज़ पॉइंट आउट करी है कि आप समझ जाओ कि सेकंड चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं हवाला भी दूंगा आपको कि यार आप मेरी जनरेशन वाली वीडियो में जाके देख लो, मैंने बताया था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस में यूज़ होता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होता था। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और तीसरी बात ये है, बल्कि चौथी बात बोलूँगा कि ये जो है पंचेट कार्ड पे हमें क्या देता था, आउटपुट देता था एक तरीके से। बात समझ में आ रही है? याद रखिएगा ये पंचेट कार्ड पे हमें आउटपुट देता था, याद रखिएगा। इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था, आउटपुट में क्या देता था हमें पंचेट कार्ड पे प्रिंट करके देता था। जैसे आजकल के दौर में MS वर्ड पे हम फाइल टाइप करते हैं, हमें प्रोसेसिंग होते हुए नज़र आती है वो सही, लेकिन जब हम उसको आउटपुट देते हैं तो प्रिंटर की सूरत में नज़र होकर पंच होकर आ जाती है ना, एक तरीके से जैसे टाइपराइटर पंच करता था इसी तरीके से नज़र आती है हमें। तो ये वही चीज़ है। बात समझ में आ रही है आपको? आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पंचेट कार्ड पे प्रिंट होकर चीज़ हमारे पास आ जाती थी। फर्स्ट जनरेशन आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। पाँचवा पॉइंट ये है कि एक कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा, कम से कम 3 बिल्डिंग से बराबर होता था कंप्यूटर। 3 बिल्डिंग तो नहीं, 3 फ्लोर्स के बराबर कंप्यूटर होता था। ऐसे समझ लें कि कंप्यूटर के अंदर बैठ के उसके प्रोसेसर घुमाए जाते थे, प्रोसेसर को राउंड अप करा जाता था, प्रोसेसर को घुमाया जाता था, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कंप्यूटर था। और ये जो वैक्यूम ट्यूब है ना, ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये एक कमरे के बराबर होती थी। 2 वैक्यूम ट्यूब एक कमरे के बराबर होती थी। और एक कंप्यूटर के अंदर जो है ना 40,000 के करीब वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। 40,000 ये एक कमरे के बराबर। ये जो 2 वैक्यूम ट्यूब आप देख रहे हो ना इस वक्त, इसके अंदर लगी हुई हैं, ये कितने कंप्यूटर कितने कमरों के बराबर हैं? 2 एक कमरे के बराबर हैं। जो एक छोटा सा कमरा होता है ना नॉर्मली 10 बाय 10 का, उसके बराबर हैं ये दोनों वैक्यूम ट्यूब। और ये एक कंप्यूटर के अंदर 40,000 लगी हुई होती थी, 40,000, तब जाके कंप्यूटर कहीं काम करता था। तो इतना बड़ा एक कंप्यूटर होता था ये। और काम से सिंपल सा इनपुट लेता था, प्रोसेस करता था, आउटपुट देता था। कैलकुलेशन का काम था, लेकिन हर तरह की कैलकुलेशन करता था। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम भी था और काम भी करता था सारे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 to 1956 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। बस याद रखिएगा कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़े, और इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। और कंप्यूटर याद रखिएगा ENIAC होते थे और UNIVAC कंप्यूटर्स उस वक्त मौजूद होते थे, जो एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है। तो फर्स्ट जनरेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मैं नेक्स्ट फर्दर मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ, जो है हमारे पास सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 to 1963, जो 1956 के बाद शुरू हुई सेकेंड जनरेशन, और कब ख़त्म हुई 1963 पे ख़त्म हो गई आगे। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर जो है, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स हम नॉर्मली ऊपर की तरफ आप देखो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम यूज़ कर रहे थे, इसकी जगह चेंजिंग हो गई सेकंड जनरेशन में आने के बाद। इसकी जगह जो है पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी, अब जो है ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। यानी कि पहले वैक्यूम ट्यूब्स थी, अब ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से। आपने अपने घर के अंदर सेवर देखे होंगे, मैं अब तो LED हैं, लेकिन इससे पहले जो है ना सेवर होते थे, सेवर जो बड़ी सी, वो आपको जलेबी आपने देखी होगी, जलेबी आप खाते हो उसी तरीके की, एक उसके ऊपर लाइट होती थी, एक बल्ब यानी कि ग्लास होता था उसी तरीके का। तो वो क्या होता है सेवर को अगर आप खोल के देखो ना तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर उसके अंदर लगे हुए होते हैं। तो उसके ज़रिए जो है ना वो सेवर जो है जलता है, रोशन होता है, सही है, लाइट करता है पूरे जहाँ के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो सेवर है ना उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तभी वो काम करता है। अलबत्ता वो काम नहीं कर सकता बिना ट्रांजिस्टर के। जैसे आपके यहाँ तस्वीर में नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी मदद से ही वो रोशन होता था।
तो यहाँ वो बता रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर बिकम स्मॉलर फास्टर चीपर एंड मोर efficient assembly language and high level language. Fortran were introduced. Magnetic core was used as primary internal storage medium. Punched cards were used for input batch processing and multi-programming were mainly used for commercial production, scientific and engineer analysis and design. Example IBM 7094 and IBM 1401. इतना तेज़ पढ़ने में आपको तो कुछ समझ भी नहीं आया होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर, ये एक छोटा सा ट्रांजिस्टर, ये जो इतना छोटा सा आपको ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है ना, ये बहुत छोटा सा, आपकी उंगली के बराबर है, उंगली से भी बहुत छोटा है। उंगली जो है ना, उंगली उसकी आधा आप लगा लो, आधा उसके बराबर है, आधे से भी कम है, आपकी चुटकी के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है? आपकी जो एक USB होती है ना, USB, उसके कोई 1% जगह लेता है, उसमें आ जाता है ट्रांजिस्टर। बहुत छोटा सा, तो बहुत मामूली सा होता है। लेकिन ये एक ट्रांजिस्टर ऐसी 10 वैक्यूम ट्यूब के बराबर है, ऐसे 10 वैक्यूम ट्यूब्स के एक इतना सा ट्रांजिस्टर जो है ना, वो किसके बराबर है? 10 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर है। याद करें, मैंने फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं, तो ये जो 2 वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये एक कमरे के बराबर हैं, एक कमरे यानी कि एक रूम के बराबर हैं। तो आप सपोज कर सकते हो, सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि जो एक ट्रांजिस्टर है, ये कितने ट्यूब्स के बराबर है? 10 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर है, यानी कि 10 कमरों के बराबर है। एक इतना सा छोटा जो आपके हाथ में आ रहा है, 10 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर, यानी कि 5 कमरों के बराबर है। तो ट्रांजिस्टर तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बात भी समझ में आ गई होगी। बिकॉज ऑफ द ट्रांजिस्टर कंप्यूटर बिकम स्मॉलर फास्टर एंड चीपर मोर रिलायबल। सही है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। सिस्टम के अंदर ना 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले लो लेवल, लो लेवल। दूसरी होती है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। देखें, लैंग्वेज है ये, सही है। आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सही तरीके से लिख दूँ इसको। लैंग्वेज, ये हो गया हमारे पास लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझता है, सही है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है हम इंसान समझते हैं। बात समझ में आ रही है? लो लेवल लैंग्वेज कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। और हाई लेवल लैंग्वेज हम जो ह्यूमन होते हैं वो लोग समझते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बाइनरी आती है। बाइनरी जो कंप्यूटर है वो बाइनरी पे ही काम कर रहा होता है अंदर ही ना, तो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है वो, सही है। और उसके अंदर हमारे पास असेंबली आती है, जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं लिखा हुआ है असेंबली, ये रही असेंबली। ये आ गई असेंबली। और हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान आती है। सबसे पहले फोर्ट्रान, दुनिया की सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज ही फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, बाइनरी लैंग्वेज क्या है? जो कंप्यूटर समझता है। असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर समझता है। असेंबली से कन्वर्ट करना पड़ता है हमें बाइनरी में, लेकिन असेंबली भी किसी हद तक कंप्यूटर समझता है, क्योंकि उसमें भी बाइनरी का थोड़ा सा डिस्कशन मौजूद है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना, बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, इंग्लिश। अब मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये बात मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ देखें क्या लिखते हैं वो, असेंबली लैंग्वेज। ये जो कंप्यूटर है किसको समझता था? असेंबली लैंग्वेज को समझता था। एंड हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान,
जिसको मैंने अभी बताया, ये इसके अंदर आती हैं। लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जब मैं आपको ये चैप्टर ख़त्म कर रहा हूँ ना, बिल्कुल एंड ऑफ टाइम भी चैप्टर चल रहा होगा हमारा जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, तो लास्ट में एक टॉपिक है लैंग्वेजेस के बारे में, तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा लैंग्वेजेस होती क्या है। बस ऐसे समझ लें कि अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर रेडी करना है, जैसे फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, उसको मुझे क्रिएट करना है, तो मुझे लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज मुझे लाजमी आनी चाहिए, तब मैं जाके वो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर पाऊँगा, तभी उसको बना पाऊँगा। इसके आगे वो बोल रहे हैं मैग्नेटिक कोर इसके अंदर होता था। सही है, मैग्नेटिक कोर क्या चीज़ होती है मैं आपको अभी बताता हूँ। वॉज यूज एज प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम पंचेड कार्ड्स वेयर यूज इनपुट बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूज दिस कंप्यूटर वेयर मेनली यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन साइंटिफिक इंजीनियर एंड एनालिसिस एंड डिज़ाइन एग्जाम्पल। ये सब मैं पढ़ चुका हूँ। पंचेड कार्ड तो पहले बात कर लेता हूँ। पंचेड कार्ड क्या चीज़ होती है, जो फर्स्ट जनरेशन जिस कंप्यूटर पे काम जिस तरीके से काम करता था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर भी इसी तरीके से काम करता था। लेकिन ये जो कंप्यूटर है बहुत छोटा होता था, बहुत स्मॉल होता था, एक कमरे के बराबर ये कंप्यूटर होता था, लगभग एक कंप्यूटर के बराबर, यानी कि एक कमरे के बराबर। तो ये जो कंप्यूटर है एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होता था और ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, बस एक कमरे के बराबर होता था, 10 बाय 10 के एक कमरे के बराबर होता था। जाहिर सी बात है 40,000 जो है वैक्यूम ट्यूब्स को एक कमरे में उन्होंने मर्ज कर दिया था ट्रांजिस्टर की मदद से। तो यहाँ पे ये बात आपको अभी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक कोर है ना, मैग्नेटिक कोर ऐसे समझ लें, जो आपको प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर उसके अंदर एक कोर होती है जो गोल्ड की बनी हुई होती है, गोल्ड यानी गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ होता है उसके ऊपर, उसको मैग्नेटिक कोर बोला जा रहा है यहाँ पे। तो वो क्या होती है ये अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे जब मैं माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ाऊँगा ना, तब आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। वॉज यूज ऑफ प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम पंचेड कार्ड। ये पंचेड कार्ड पे हमें क्या देता था, आउटपुट देता था। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमें देता था ना, उसको हम इनपुट देते थे, जीरो प्रोसेस करता था अंदर ही अंदर, और आउटपुट किस पे देता था, पंचेड कार्ड पे आउटपुट देता था कि ये चीज़ आप यूज़ कर लो। फिर इसके बाद जो है वो बोल रहा है बैच प्रोसेसिंग, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सेकंड चैप्टर में समझाऊंगा। सही, ये चीज़ इसके अंदर यूज़ करी जाती थी। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर यूज़ करे गए। सही है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सही है, ये सब चीज़ें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। याद रखिएगा सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, सही है, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, सिंगल यूज़र क्या होता है, ये सब चीज़ें उसके अंदर बात कर रहे होंगे हम उसके अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए यूज़ करा गया, साइंस वालों ने इसको यूज़ करा, इंजीनियर्स ने इसको यूज़ करा, एनालिसिस ने डिज़ाइन वगैरह के लिए इसको यूज़ करा। एग्जाम्पल कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल हैं जो इसके अंदर मौजूद थे, IBM 7094 एक कंप्यूटर का नाम था जो इस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर मौजूद था। और दूसरा कंप्यूटर क्या है हमारे पास, IBM 1401 कंप्यूटर का नाम है। सही, ये कंप्यूटर सेकंड जनरेशन के अंदर मौजूद था। याद रखिएगा जितनी भी मैंने इस वीडियो के अंदर बातें बोली हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, इसका MCQs बनकर आएगा, लाजमी बनकर आएगा पेपर्स के अंदर। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास की अकॉर्डिंग जो एक न्यू सिलेबस इन्होंने बनाया है, सही है, उसके अंदर जो है इन्हीं चीज़ों में से MCQs बनकर आ रहा होगा और कहीं से भी घुमा फिरा के वो लोग पूछ रहे होंगे। तो जितनी भी बातें बोली हैं इन सबको याद रखिएगा और इसको एक नोट बना लें अपने। सही है, नोट्स मेरे पास भी मौजूद हैं, वो मैं आपको दूंगा, लाजमी दूंगा। आने वाले जैसे चैप्टर हमारा ख़त्म होगा तो मैं लास्ट में आपको ये सब नोट्स दूंगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो थर्ड जनरेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ज़ाहिर सी बात है ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंदी बन गई है, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे स्किप करूंगा और नेक्स्ट वीडियो पे जाऊंगा। तो वीडियो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।